गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर एक स्पेशल सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी को लेकर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसे मैं डिस्कस करूंगा। अभी हाल ही में 69th बीपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट हुई है। इसमें आपने देखा होगा कि इंडियन पॉलिटी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। 10 प्रश्न में से 3-4 प्रश्न हैं जो काफ़ी आसान प्रकृति के हैं और हर एक अभ्यर्थी का आंसर सही हुआ होगा, लेकिन 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जिनकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये प्रश्न बेसिकली जैसे आप 42वें संविधान संशोधन को लेकर देखेंगे या फिर कोलोजियम सिस्टम का जो प्रश्न है, इसकी डेप्थ जो है वह थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके लिए आपको गहराई में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी जो कट ऑफ का निर्धारण होगा इन्हीं कठिन प्रश्नों के आधार पर आपका कट ऑफ निर्धारित होगा, क्योंकि जो आसान प्रश्न होंगे वह हर किसी के लगभग सही होंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट प्रश्न होंगे वहां पर अगर आप अच्छा स्कोर कर ले पाते हैं तो आपकी जो स्कोर होगी वह काफी बेहतर होगी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत विगत वर्षों में कितने प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत के अंतर्गत जो हमने पढ़ने के लिए आपको बताया था, एम लक्ष्मीकांत की बुक, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चैप्टर आपको पढ़नी है, और चैप्टर पढ़ने के बाद आप इंडियन पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू को कहां से सॉल्व करें ताकि आपकी जो स्कोरिंग लेवल है वह अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर हो सके। इसी के बारे में आज का हमारा यह पूरा वीडियो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बीपीएससी प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो प्रतिवर्ष बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू के अंतर्गत प्रतिवर्ष इंडियन पॉलिटी से 10 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। हमने 63वीं से लेकर 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ उन सभी प्रश्न पत्रों को देखा तो प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि पहले के प्रश्न अगर आप देखेंगे 67वीं तक 66वीं तक कहिए तो प्रश्न काफी आसान होते थे इंडियन पॉलिटी के, लेकिन अब प्रश्न की डेप्थ थोड़ी बहुत बढ़ गई है और इसके लिए आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे और अधिक से अधिक एमसीक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक सबसे बेहतर मानी जाती है इंडियन पॉलिटी की। इसके अंतर्गत आप देखेंगे काफी मोटी बुक है, लेकिन अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो मुश्किल से इसके अंतर्गत ऐसे 15 चैप्टर हैं जिसे आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट करना है, और इन्हीं चैप्टर को आप बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि कई प्रश्न रिवीजन के कारण एग्जामिनेशन में गलत हो जाते हैं तो वह स्थिति आपके साथ उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम लोग कि आखिर एम लक्ष्मीकांत की ऐसे कौन से 15 चैप्टर हैं जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रतिवर्ष नियमित अंतराल पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो इसमें सेक्शन होगा वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान सुनने में लग रहा है कि भारतीय संविधान एक काफी बड़ी चीज है, इसमें आर्टिकल हैं, शेड्यूल हैं, भाग हैं, कई सारी चीजें हैं भारतीय संविधान में, लेकिन भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को आपको अध्ययन करना होगा। सबसे पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को आपको एक जगह पर लिखकर उसको रट जाना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो 69वीं 69th बीपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है उसमें 2 से 3 प्रश्न हैं जो आर्टिकल अनुच्छेद से संबंधित पूछे गए हैं। इनमें एक पूछा गया है अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा है, यह मौलिक अधिकार में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल जो पूछा गया है वह आर्टिकल पूछा गया है कि किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष जो है वह सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। आर्टिकल 120 क्लॉज ए संभवतः इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं और इसके लिए आपको आर्टिकल पूरी तरीके से रट जाना होगा। जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, हमने भारत का संविधान जो बुक है, मेन बेयर एक्ट की जो बुक है, उसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पर हमने 2-3 दिनों पहले भेज दिया था। ठीक है, वहां पर आर्टिकल देखेंगे। भारतीय संविधान में अभी 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, तो इन सभी को अनुसूची और भाग ये तो आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए, इसमें कोई कंसेशन कटौती नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो अनुच्छेद हैं
इन अनुच्छेदों में आप कोशिश करिए कि जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जैसे संसद से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, ये सब जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसे आप पूरी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप एक जगह इसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, एक कॉपी आप उठाइए और अपनी नोटबुक में महत्वपूर्ण आर्टिकल को एक जगह लिख लीजिए और बार बार उसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो इससे आपका याद हो जाएगा। रिवीजन आप कैसे करेंगे? एक दिन आप इंडियन प्रेसिडेंट से संबंधित सभी आर्टिकल को याद करिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी 10 से 11 आर्टिकल हैं उन सभी को याद कर लीजिए। दूसरे दिन राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल को याद करिए, तीसरे दिन प्रधानमंत्री, फिर उपराष्ट्रपति, ऐसे करके आप नियमित अंतराल पर याद करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, तो यह आपका याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप प्रमुख आर्टिकल को याद करें, प्रमुख अनुसूची और प्रमुख भाग को याद करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2 प्रश्न भी इससे प्रतिवर्ष पूछ लिए जाते हैं तो कट ऑफ के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक मार्क्स। तो ऐसी स्थिति में आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला है संविधान के स्रोत। जैसे 69 बीपीएससी में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस देश का संविधान से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है, अमेरिका से लिया गया है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि आपात उपबंध संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है। यानी कि संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से देश के संविधान हैं, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। मुश्किल से 10-12 है तो इसे आप एक जगह लिख लीजिए। लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में हमने जब एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 के एनसीईआरटी चैप्टर 1, तो उसमें भी हमने बताया था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, कई सारे अभी तक संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो उनमें जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जैसे 24वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, इसके अलावा हाल ही में जितने सारे संशोधन किए गए हैं 100वां संशोधन से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक, इन सभी संशोधन को, जीएसटी किस संशोधन के तहत आया, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन किस संशोधन के तहत किया गया, ठीक है। ये सारे जो संशोधन हैं उन सभी को याद कर लीजिए। इसके लिए आगे आने वाले एक वीडियो में स्पेशल इसका मैं बनाऊंगा, जिसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल, अनुसूची, भाग और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उसमें निहित होंगे, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके जैसे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट होने से पूर्व इन सभी चैप्टर्स को मैं अच्छे तरीके से डिस्कस कर लूंगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, संविधान के स्रोत, महत्वपूर्ण संशोधन, इन सभी को मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी आप लोग अपने स्तर से कोशिश करिए और इन सभी को बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि आपकी कैपेसिटी प्रश्न सॉल्व करने की हो और वह स्ट्रांग बन सके, ठीक है। इसके बाद एक और है संविधान निर्माण एवं समितियां, यानी कि संविधान निर्माण के दौरान कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इनके अध्यक्ष को बेसिकली आपको याद करना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया संविधान निर्माण के दौरान, उसे आपको, उसके अध्यक्ष का नाम आपको याद कर लेना है। प्रारूप समिति जब आप पढ़ेंगे तो प्रारूप समिति में सभी सदस्यों का भी नाम आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया रही है, संविधान जो सभा बना था उसका किस प्रकार से गठन किया गया था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया गया, उसमें कितने सदस्य थे, जब भारत का विभाजन हुआ तब संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, कितने पाकिस्तान चले गए, ठीक है। संविधान सभा में किस राजनीतिक दल से संबंधित कितने सदस्य थे, बिहार से कितने सदस्य चुने गए हैं। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वह आपको याद होना चाहिए। यानी कि भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, संविधान के स्रोत, महत्वपूर्ण संशोधन, संविधान निर्माण और इससे संबंधित समितियां। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हमने प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखा तो उसके बाद इन सभी टॉपिक का निर्धारण किया है, तो इन सभी टॉपिक को पहले आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, ठीक है। पहला सेक्शन इंडियन पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा लक्ष्मीकांत का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वह है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए याद होना बहुत जरूरी है। आप पूरी तरीके से संविधान की प्रस्तावना को हमेशा जुबान पे रखिए, ठीक है। ऐसे भी जब आप इंडियन पॉलिटी इंटरव्यू वगैरह में यह पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को बताएं, संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन कौन से सर्वोच्च न्यायालय के बाद संविधान
संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है, कौन कौन 42वें संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं वह संविधान की प्रस्तावना से संबंधित हैं और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार। जैसे अभी हमने बताया, मौलिक अधिकार से संबंधित अस्पृश्यता का अंत 69 बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया है। मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से लिया गया है, यह भी 69 बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार पूरी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अभी जो 6 मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, इतना पूरा आप याद कर लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। स्पेशली विभिन्न संशोधन के जरिए जो नए डीपीएसपी में प्रावधान जोड़े गए हैं उन सभी को तो आप खास करके याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि जैसे 39 के अंतर्गत क्लॉज एक का, खा, गा, घा, ये सब जो क्लॉज हैं उन सभी को आप याद कर लीजिए और कोशिश करिए कि इन सभी का आर्टिकल के सहित आप याद कर लें, क्योंकि अगर बीपीएससी प्रीलिम्स में आर्टिकल पूछ लिया जाता है तो वहां पर आप नंबर गेन कर सके, आपका नंबर लॉस ना हो। ठीक है, तो मौलिक अधिकार डीपीएसपी से संबंधित पूरा आर्टिकल आप लोग याद कर लीजिए। इससे संबंधित भाग कौन सा है, या संविधान के कौन से आर्टिकल में निहित है, कौन से आर्टिकल में कौन सा प्रावधान किया गया है, इन सभी को याद कर लेना। जैसे बिहार में शराबबंदी किस आर्टिकल के तहत शराबबंदी को लागू किया गया है। ठीक है, पंचायती राज की सिस्टम किस आर्टिकल में निहित है। कॉमन सिविल कोड जो अभी समान नागरिक संहिता चर्चा में बना हुआ है वह डीपीएसपी के तहत किस आर्टिकल में आता है। तो इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था। ये सारे चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, वहीं से हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखा और लक्ष्मीकांत की एक लिस्ट तैयार की, तो उसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। सिर्फ 15 चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अगला है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, यह कहां से संसदीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है, भारतीय संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद करना है। अगला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में भी वही आपको याद करना है, संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, भारत की संघीय व्यवस्था की ढांचा किस प्रकार की है। ठीक है, इसे आपको देखना है। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित हर एक चीज आपको कंप्लीट होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, इसके जो चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन होता है, इसमें कौन कौन निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सदन के द्वारा बनाए गए कानूनों को हस्ताक्षर करके नियम का रूप प्रदान करती है, प्रधानमंत्री के साथ संबंध इसका किस आर्टिकल के तहत निहित है, कौन से आर्टिकल के तहत कौन से कार्य और अधिकार दिए गए हैं, आपातकालीन संबंधी शक्तियां किस आर्टिकल में निहित है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। ये सारे जो पॉइंट हैं वह राष्ट्रपति से संबंधित आपका कंप्लीट होना चाहिए। यह प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग करके आपको नहीं पढ़ना है। आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका हर एक चीज आपको पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स में प्रश्न आए या मुख्य परीक्षा में आप उसे हल करने की स्थिति में हों। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यह प्रीलिम्स के लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है रादर देन अदर टॉपिक्स। ठीक है, यह थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है और आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, जैसे मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, कितने सदस्य हो सकते हैं, किस संशोधन के तहत इसमें मंत्रियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। ठीक है, इन सभी चीजों को आप लोग याद कर लें। संसद, देखिए संसद के बारे में तो आपको पूरा आर्टिकल याद कर लेना होगा। संसद जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उससे संसद के बारे में आपको याद कर लेना है। ठीक है, लोकसभा किस राज्य से कितने लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने चुने जाते हैं, लोकसभा की अभी स्थिति क्या है, सदस्यों की संख्या क्या है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या है, किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। इन सभी चीजों को, यानी कि जब आप संसद पढ़ेंगे तो संसद से संबंधित हर एक चीज को आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स में नियमित अंतराल पर। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से भी संबंधित आर्टिकल को आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का जो भी क्षेत्राधिकार है
उसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे परामर्शी क्षेत्राधिकार क्या होता है, इसका मूल क्षेत्राधिकार क्या है। मूल क्षेत्राधिकार विभिन्न राज्यों के बीच विवाद का मामला मूल क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जाती है। तो मूल क्षेत्राधिकार में किस प्रकार के मामले आते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किस प्रकार के मामले आते हैं, इसके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें। अभी वर्तमान समय में इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ उस समय न्यायाधीशों की संख्या क्या थी, यानी इससे संबंधित हर एक चीज आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगला है राज्यपाल। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी मेंस में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो राज्यपाल को अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगला है राज्य विधानमंडल। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार से राज्यों में राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है। तो राज्य विधानमंडल से भी संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है। ठीक है, किस राज्य में कितने विधानसभा सदस्य होते हैं, विधान परिषद किन किन राज्यों में है। ठीक है, स्पेशली 6 जो राज्य हैं उनका नाम, किन किन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, किस आर्टिकल के तहत इसका गठन किया जाता है, उसकी गठन की क्या प्रक्रिया है, कैसे समाप्त किया जाएगा। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, पंचायती राज और नगर निगम, 73वें और 74वें संविधान संशोधन। इसे आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जैसे पंचायती राज के अंतर्गत देखेंगे तो जितने विषय हैं उन सभी विषय को आप लोग कई बार देख लीजिए। अचानक वहां पे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची के तहत नहीं आते। 11वीं अनुसूची कहने का मतलब पंचायती राज और 12वीं अनुसूची का मतलब नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम के अंतर्गत कुल 18 विषय आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से विषय नगर निगम के तहत या 74वें संशोधन के तहत नहीं आते। अब ये कैसे आप बता पाएंगे, आपको अगर जानकारी होगी कि कौन कौन से विषय आते हैं तो आप यह बताने में सक्षम होंगे कि कौन कौन से विषय नहीं आते। ठीक है, और इसके लिए याद नहीं करना है, इतने सारे विषय को याद करना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार अगर आप देख लेंगे, एक ही चीज को बार बार देखेंगे तो निस्संदेह वहां पे एग्जाम्पल देखने के बाद आप बता पाएंगे। वहां पे जब ऑप्शन देखेंगे तो वहां पर आप बता पाएंगे कि ये ऑप्शन हमने पढ़ा है, ये इसमें शामिल है और ये ऑप्शन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो बार बार इसे आप रिवाइज करिए। इसके अंतर्गत जो भी आर्टिकल 243 के तहत जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कौन से विषय किस आर्टिकल के तहत आएंगे, सदस्यों का चुनाव किस आर्टिकल के तहत होगा, एससी एसटी का रिजर्वेशन 243D के तहत है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत है, इन सभी चीजों को आप लोग याद कर लें। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि पंचायती राज और नगर निगम से संबंधित हर एक चीज आपको एक भी चीज छोड़ना नहीं है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अन्य 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। जैसे वित्त आयोग आर्टिकल 280 से संबंधित है, तो वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, है ना, उनकी सदस्यों का किस प्रकार से नियुक्ति सदस्यों की जाती है। ठीक है, कौन से सदस्य किस विषय के ज्ञाता होते हैं, इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका चुनाव होता है, इन सभी को आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार से निर्वाचन आयोग के बारे में भी आपको जानकारियां ले लेनी है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने 15 चैप्टर को डिस्कस किया जो कि लक्ष्मीकांत के अंतर्गत दिया हुआ है, और ये सभी चैप्टर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी चैप्टर को आप बार बार पढ़ लीजिए। इन सभी चैप्टर को पढ़ने के अलावा और कौन कौन सी चीजों को आपको कंप्लीट करना है उसे देखिए। हमने विविध में कुछ टॉपिक को तैयार किया है जो चैप्टर के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन बीपीएससी के द्वारा प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। जैसे वरीयता अनुक्रम, यानी कि पहले नंबर पे राष्ट्रपति हैं, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। तो ये जो क्रम है, इन क्रम को आप लोग याद कर लीजिए। कोशिश करिए कि स्टार्टिंग का 10 12 15 क्रम आप याद कर सके। स्टार्टिंग का आप 10 याद करिए, टॉप 10 आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आप 65वीं का प्रश्न देखेंगे तो यहां से प्रश्न बिल्कुल यहां से पूछा गया है वरीयता क्रम से संबंधित, और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं पॉलिटी की, तो इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा तीनों सूची के विषय कौन कौन से 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची। इन तीनों सूची का वर्णन कहां पर किया गया है? संविधान की 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों का वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का किया गया है। तो संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, इन पे कानून कौन बना सकता है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण विषय का नाम, जैसे संघ सूची में रेल है, डाक है, तार है, विदेश नीति है, रक्षा है, ये सभी जो आते हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर है, एग्रीकल्चर है, ये सारे जो हैं वह राज्य सूची के आएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय का नाम भी आप लोग याद कर लीजिए एग्जांपल के रूप में, कि कहीं अगर आवश्यकता पड़े तो आप लोग इसे छांट सके कि ये संघ सूची में आता है, ये राज्य सूची में आता है, ठीक है। तो तीनों सूची के विषय को आपको याद कर लेना है। अगला सबसे महत्वपूर्ण है विभिन्न आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके साथ साथ राज्यों में जैसे राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य सतर्कता आयोग। यानी कि सेंटर के साथ साथ एज वेल एज स्टेट कमीशन जो इससे संबंधित है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, हटाने की क्या प्रक्रिया है, उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, बस इन 4 चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत किसका गठन कब किया गया, इन सभी चीजों को आप लोग याद कर ले। इसके अलावा इससे संबंधित आपको नहीं कुछ पढ़ना होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न संवैधानिक पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं उनके कार्यकाल, पदावधि, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी आपको याद कर लेना है। हमारी शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कार्यकाल, पदावधि, नियुक्ति की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया, इन सभी को आपको ध्यान देना है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, पदावधि क्या होती है, हटाने की क्या प्रक्रिया है, निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। राज्यपाल उसी प्रकार से कैग, कितने वर्षों की पदावधि कैग की होती है, कैसे इनको हटाया जा सकता है और इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में भी यही है, किस हटाने की क्या प्रक्रिया है, हटाने के लिए कितने सदस्यों की, संसद के कितने सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, इन्हीं सभी चीजों को आपको देख लेना है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, लोक सेवा आयोग का मतलब राज्य के साथ साथ केंद्र, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, इन सभी को आपको देख लेना है। सदस्यों की संख्या क्या है, स्पेशली बिहार में, अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, कौन से संबंधित आर्टिकल हैं, ठीक है ना। इसके अलावा महान्यायवादी, चुनाव आयुक्त, इन सभी चीजों के बारे में जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इसके अलावा अगर कुछ टॉपिक छूट गया हो तो आप लोग मेंशन कर लेंगे। जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके कार्यकाल, पदावधि, हटाने की प्रक्रिया और नियुक्ति की प्रक्रिया, ये सभी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना आपको कंप्लीट कर लेना है इंडियन पॉलिटी में। अगर आप गंभीरता के साथ इतने टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए बीपीएससी प्रीलिम्स में अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से तो 10 में 10 अंक आपको आने की प्रबल संभावना है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इतना करने के बाद कुछ बेसिक चीजें मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। उपर्युक्त अध्याय को पढ़ने के पश्चात निम्नलिखित सवालों को अवश्य हल कर लें। यानी कि इतना चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, अब प्रश्न है कि आप एमसीक्यू कहां से सॉल्व करेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद आप इंडियन पॉलिटी बेसिक एमसीक्यू, आपको घटना चक्र इंडियन पॉलिटी से आप सॉल्व कर लीजिए। पढ़ने के बाद प्राइमरी लेवल पर आप कोशिश करिए कि पहले आसान लेवल के प्रश्न को आप सॉल्व करें। घटना चक्र जब आप सॉल्व कर लेंगे इंडियन पॉलिटी का, इसके बाद आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको पता चल पाएगा कि हमारी स्कोरिंग रेशियो क्या है, आप कितनी सक्सेस रेशियो कहते हैं ना जिसे, यानी कि 10 कितने प्रश्नों में आप कितने सही कर ले पा रहे हैं, इसे आप सॉल्व करिए। इसके बाद थोड़ी और डेप्थ बढ़ाने के लिए दृष्टि का जो एमसीक्यू मार्केट में अवेलेबल है, एनसीईआरटी बुक की समरी वाली एमसीक्यू, उसे आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न आपको कूट में मिलेंगे तो काफी बेहतर तरीके से आपको समझ, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और अंत में यूपीएससी का प्रीवियस ईयर इंडियन पॉलिटी का अवश्य सॉल्व करिए। यह काफी रामबाण आपकी साबित होगी। इसे हल करने के बाद प्रश्नों की डेप्थ में जाकर आपको सवाल हल करने की प्रवृत्ति आप में डेवलप हो जाएगी। प्लस में कूट में अगर प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार से आप ऑप्शन को छांटकर सही प्रश्नों को निशान लगा पाएंगे, सही आंसर को टिक कर पाएंगे। और यह कैपेसिटी आपकी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्रों को सॉल्व करने के बाद ही आप में डेवलप होगी, ठीक है। तो इसे मार्केट
मार्केट में अवेलेबल है, कई सारे पब्लिकेशन की यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स की, आप उसे परचेज करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके अलावा समसामयिक बिंदु पर पैनी नजर बनाए रखें। जैसे 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में कोलोजियम से जो सवाल आया है वह करंट में कई साल लगातार 1-2 सालों से करंट अफेयर का न्यूज बना हुआ है कोलोजियम सिस्टम, और वही कोलोजियम सिस्टम से संबंधित प्रश्न पूछा। अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी ज्यादा चर्चा में है, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में है, वहां पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो जो 5 महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट में जो भी न्यूज चल रहा हो उसे आप चैप्टर से ऐड करके देखिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। जैसे कोलोजियम, तो कोलोजियम की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कब कोलोजियम सिस्टम आया, अगर आप ये पहले कर चुके होंगे तो 69वीं में यह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में तो यकीन मानिए 10 में 10 प्रश्न आपके सही होंगे, और यह स्कोरिंग काफी है। अगर 10 में 10 प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं तो आपके एडिशनल मार्क्स यहां से ऐड होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी पढ़ाई को धार दीजिए। इसके अलावा भी अन्य वीडियो के माध्यम से मैं नियमित अंतराल पर आप सभी को गाइडलाइन प्रोवाइड कराते रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।